मैं डॉक्टर अजय कुमार ओझा, शिक्षा शास्त्र विभाग, अखिल भारतीय महाविद्यालय रानापार गोरखपुर। आज मैं आप लोगों को अध्यापक शिक्षा के विषय में चर्चा करने आया हूं और उम्मीद है कि जो चीज़ें आप लोग इस क्लास में अध्ययन करेंगे वो निश्चित ही आपको बीएड में और एमए एजुकेशन में लाभान्वित करेंगी। इसलिए आप सभी लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। देखिए, हमारा देश संस्कृतियों का देश रहा है, सभ्यताओं का देश रहा है और शिक्षा एक महत्वपूर्ण साधन समझी जाती है किसी के जीवन में या किसी के उत्थान के लिए। ये एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में देखी जाती है, जानी जाती है। लेकिन ये शिक्षा आखिर इसका मार्गदर्शन कौन करे, कैसे उस शिक्षा के मूल तत्व को हम ऐसे लोगों से प्राप्त करें जो जिन उद्देश्यों को लेकर हम विद्यालयों में जाते हैं और समाज के उत्थान के विषय में सोचते हैं। अगर हमारे भारतीय संस्कृति और सभ्यताओं को देखा जाए तो हम शिक्षा की उत्पत्ति वेदों से मानते हैं। आप सभी जानते होंगे कि जीवन में ये शिक्षा शब्द जो है ये महत्वपूर्ण है। शिक्षा, आखिर शिक्षा की उत्पत्ति हुई कैसे, हमको इसके लिए व्यक्तियों की नियुक्ति क्यों करनी पड़ी, कौन हमें ये देने का काम करता है और किस प्रकार से प्रदान करता है कि हम लाभान्वित हो सकें। शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्ष धातु से बना, ये संस्कृत शब्द है। संस्कृत शब्द, इसका मतलब होता है सीखना और सिखाना। सीखना और सिखाना, इसी को हम इंग्लिश में एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन ये लैटिन भाषा के एजुकेटम से बना। अब ये जो एजुकेटम है ये लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा, ये भी दो शब्दों का मेल है, ई और केटम। ई का मतलब है अंदर से, बाहर निकालना। केटम का मतलब बाहर निकालना। आपकी आंतरिक शक्तियों को, जो आपके अंदर गुण छिपे हुए हैं, जो आप विशेषताओं को लेकर जन्म लिए हैं, उन विशेषताओं को बाहर निकालना। आखिर ये बाहर निकालेगा कौन? या तो आप स्वयं निकालें या फिर जो छिपी हुई आपके अंदर गुण है, जो विशेषता है, उसको बाहर निकालना। इसके लिए आप बहुत प्रयास करते, बहुत मेहनत करते हैं और उसका परिणाम होता है कि आप जीवन में सफल माने जाते हैं। अब इस शिक्षा को प्रदान करने का काम एक शिक्षक करता है। शिक्षक, प्राचीन समय में शिक्षा के दो ध्रुव माने जाते थे, शिक्षक और विद्यार्थी। पहला शिक्षक, दूसरा विद्यार्थी। शिक्षक ये प्राथमिक होता था और ये द्वितीयक होता था। विद्यार्थी द्वितीयक होता था। इसके कंधों पर इसका पूरा दारोमदार, पूरा उत्तरदायित्व हुआ करता था और एक शिक्षक ही विद्यार्थियों को अपने आश्रमों में, अपने मठों में
मुग़ल काल में मकतब और मदरसों में, इन सभी जगहों पर वो शिक्षा प्रदान करने का काम करता था। बात आती है कि आज हमारी संस्कृति और सभ्यता, जिस संस्कृति को लेकर हम चलते थे, जहाँ पर हमारे साहित्यों ने, हमारे वेदों ने, हमारे ग्रंथों ने सिखाया है, अयम निजः परोवेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। आखिर ये परंपरा और संस्कृति गई कहाँ? किसने इसको छिन्न भिन्न कर दिया? किसने इस पर चोट पहुंचाई? यदि उसको हम देखें तो भारत में बहुत से देशों के लोग आए, कुछ लोग यहाँ व्यापार करने आए, कुछ लोग यहाँ पर साम्राज्य स्थापित करने के लिए आए और अपनी सभ्यताओं और परंपराओं से हमें प्रभावित किया। आज हम उनसे, उनकी सभ्यताओं को, उनकी संस्कृतियों को लेकर चल रहे हैं, जो हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की बात करती थी। उन संस्कृतियों को हम त्याग कर आज आप देखते होंगे कि वो संस्कृति जो हमारे चरण स्पर्श की हुआ करती थी, आज हेलो टाटा बाय में बदल गई। क्यों बदल गई? क्योंकि हमें उस प्रकार का मार्गदर्शन नहीं मिल पा रहा। क्योंकि शिक्षक जो निरंतर एक छात्र से जुड़ा रहता है और छात्र उसका अनुकरण करते हैं। आप देखते होंगे छोटे बच्चे जो होते हैं, जिसकी माँ उसकी प्राथमिक शिक्षिका होती है, कहा जाता है ना कि परिवार में माँ उसकी प्राथमिक शिक्षिका होती है, लेकिन विद्यार्थी एक शिक्षक का कितना अनुकरण करता है, इससे आप अंदाज लगाइए कि अगर उसकी किताबों में क से कबूतर लिखा है और उसकी माँ बताए क से कलम भी होता है बेटा, तो कहेगा नहीं मम्मी, ये चीज़ मेरे सर ने या मेरी मैम ने बताया कि क से कबूतर होता है। आप सोचिए एक शिक्षक का कितना प्रभाव एक बच्चे पर पड़ रहा है, कितना प्रभावित है उस शिक्षक से। तो अब सोचिए एक शिक्षक के ऊपर कितना उत्तरदायित्व है। आज युवा पीढ़ी भटक रही है, छात्र में असंतोष है, उस असंतोष को, उस चुनौतियों को, उस तकनीकियों को, उन कौशलों को एक शिक्षक संजो के उन विद्यार्थियों तक देने का काम करे, तब ऐसा लगेगा कि आज हमारी युवा पीढ़ी जो भटक रही है, जो चुनौतियां उसके सामने हैं, अगर उसको सही मार्गदर्शन मिल जाए तो वो निश्चित रूप से अपने राष्ट्र के, अपने समाज के निर्माण में एक अथक प्रयास करके राष्ट्र के उत्थान की बात सोच सकता है। हम कल्पना कर सकते हैं, अगर एक अच्छा और गुणवान शिक्षक किसी विद्यार्थी को शिक्षा और मार्गदर्शन प्रदान करता है। हम अगर इतिहास के विषय में देखें तो सबसे पुराने जो हमारे ग्रंथों की बात की जाए, जो 4 ग्रंथ हुआ करते थे, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, तो कहीं ना कहीं तो उसका प्रभाव भी हमारी संस्कृतियों पर है और पड़ा। लेकिन ऋग्वेद के बारे में कहा जाता है कि सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है, लेकिन कब लिखा गया, किसने लिखा, आज भी विद्वानों में इसमें मतभेद है। एक जर्मन विद्वान थे जिनका नाम था मैक्स मूलर, जर्मन विद्वान। मैक्स मूलर, इन्होंने इस ग्रंथ के विषय में बताया कि बहुत इस पर शोध किया, बहुत इसको खंगाला, तो ये प्राप्त किया कि जो ऋग्वेद की रचना हुई, अपने शोधों के आधार पर बताया कि ईसा से 2500 वर्ष पहले माना जा सकता है। ठीक है, ये माना इन्होंने कि 2500 ईसा पूर्व, क्योंकि इन्होंने इस पर शोध किया कि कब लिखा गया होगा। ये भी निश्चित नहीं है, ये भी अनिश्चित है। मैक्स मूलर की शोध
को देखते हुए उन्होंने ये बात कही कि 2500 ईसा पूर्व के समय माना जा सकता है कि वेदों की जो रचना हुई, ऋग्वेद की जो रचना हुई उसको 2500। लेकिन रिसर्च होता क्या है कि खोज पर खोज करना, नवीन ज्ञान की प्राप्ति करना, कोई नई जानकारी प्राप्त करना। तो हमारे भारत में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने भी इसका अध्ययन किया और ये प्राप्त किया कि नहीं, ये 4000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के समय में मिला है, प्राप्त हुआ है, लिखा गया है। ये बातें मानी जा सकती हैं। और बहुत सारे लोग आए और यदि हम, ये बात रही लोकमान्य तिलक की, हम बात करते हैं हड़प्पा मोहनजोदड़ो की, तो इन्होंने इसकी रचना के विषय में जो निष्कर्ष निकाला वो 3500 ईसा पूर्व के समय निकाला और बताया कि इसकी रचना 3500 ईसा पूर्व हुई। तो ये अलग अलग विद्वानों का और अलग अलग समयों का ये एक खोज है, ये एक रिसर्च है जिसको हम भी मानते हैं। ऐसे धीरे धीरे हमारी शिक्षा में वैदिक काल का समय चला। वैदिक काल में आश्रम की व्यवस्था हुआ करती थी। गुरु और शिष्य दोनों आश्रमों में रहकर गुरु शिक्षा देता था और विद्यार्थी उसका अनुकरण करके सीखते थे। वेदों का ज्ञान दिया जाता था, ग्रंथों का ज्ञान दिया जाता था, विद्यार्थी उसको पढ़ते थे, कंठस्थ होता था, तब नेक्स्ट चैप्टर आता था, नेक्स्ट लेसन शुरू किया जाता था। तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं वैदिक काल में, गुरु शिष्य संबंध पिता पुत्र की भांति हुआ करती थी। आज का समय तो गुरु और शिष्य का संबंध आप सभी लोग देख ही रहे हैं कैसा है। जिस संरचना की कल्पना शिक्षा के माध्यम से की जाती है उसमें 10% भी हमें प्राप्त नहीं हो पाता। वो पुरानी वैदिक सभ्यता जिसको लेकर हम चला करते थे और गुरु और शिष्य का संबंध बहुत मधुर होता था, पिता पुत्र की भांति हुआ करती थी, आखिर वो चीज़ें गई कहाँ? किसी न किसी ने उस संस्कृतियों से, उन सभ्यताओं से छेड़छाड़ की, तब हमारी सभ्यता और संस्कृति कहीं छिन्न भिन्न हुई, कहीं खंडित हुई और हम नई सभ्यताओं को जन्म देकर, जो कि विदेशों से प्राप्त संस्कृतियां और सभ्यताएं हैं, उसको लेकर चल रहे हैं। अंग्रेज चले गए, अंग्रेजियत रह गई। अब सोचिए कि एक अध्यापक के पास कितनी बड़ी चुनौती है। ये दो ध्रुवी प्रक्रिया छोड़कर आज अध्यापकों के विषय में, इसको मैं मिटा देता हूं, आज शिक्षा को त्रिध्रुवी प्रक्रिया कहा जाता है। त्रिध्रुवी प्रक्रिया। 3 ध्रुव से कौन कौन से हैं? एक होता है शिक्षक, एक होता है विद्यार्थी और एक होता है पाठ्यक्रम या विषय वस्तु। शिक्षक, आज शिक्षा बाल केंद्रित है। यहाँ पर जो शिक्षा पहले पुराने समय में, प्राचीन समय में शिक्षक केंद्रित हुआ करती थी, गुरु केंद्रित हुआ करती थी, आज की शिक्षा हमारे विद्यार्थी या बाल केंद्रित है। क्यों है? क्योंकि आज हम शिक्षा में बहुत सारी ऐसी चीज़ें
जुड़ गई, जो आज के समय के अनुसार, मनोविज्ञान के आधार पर, उनकी रुचि के अनुसार, उनके क्षमताओं के अनुसार, नए नए पाठ्यक्रमों के अनुसार देखी जाती है। जो शिक्षा पहले हमारे लिए ज्ञानार्जन के लिए हुआ करती थी, ज्ञानार्जन, वो अब क्या है? जीविकोपार्जन। जीविकोपार्जन आज मुख्य उद्देश्य जो एक अध्यापक शिक्षा का होता है कि उन विषय वस्तु को इस तरीके से पढ़ाया जाए कि विद्यार्थी जिन उद्देश्यों को लेकर शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं उन उद्देश्यों तक पहुंच सके। एक शिक्षक मार्गदर्शक के रूप में काम करता है, सही दिशा निर्देश देकर जो उद्देश्य लेकर विद्यार्थी विद्यालयों में पहुंचते हैं उन उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए वो उन रास्तों का चुनाव करे, क्योंकि उद्देश्य परिवर्तित होते हैं और उसमें वो परिवर्तन सही रास्ते पर जा रहा है या नहीं जा रहा है, उन व्यवहारों को परिमार्जित करने के लिए शिक्षक के कंधों पर आज एक बहुत बड़ी चुनौती है। उन्हीं को परिमार्जित कर उनके जो वांछित व्यवहार है उसमें परिवर्तन करना कि बच्चों का व्यवहार किस तरीके से बदला जाए। तो जीविकोपार्जन और ज्ञानार्जन, ज्ञान के लिए शिक्षा ग्रहण करने आता था वैदिक काल में, अब जीविकोपार्जन। अब एक शिक्षक चाहता है कि बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा दी जाए जिससे कि बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ें, भौतिक संसार में अपने भौतिक संसाधनों से जुड़ें, अपने घर परिवार को चला सकें। तो उसके लिए क्या होती है? आज सबसे बड़ी जो चीज़ होती है, जो मनुष्य की 3 आवश्यकताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज़ें होती हैं। अब आप देखिए जो आज का वर्तमान समय है इसमें रोटी, कपड़ा और मकान, इससे हट के लोग बहुत सारी भौतिक संसाधनों के पीछे दौड़ रहे हैं। लेकिन ये जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं इसको भी जोड़ने के लिए अगर सभी में से हम एक एक अक्षर को निकाल लें तो क्या बन जाता है? रकम। रकम का मतलब पैसा। पैसे की आवश्यकता होती है। आज एक शिक्षक उन्हीं चुनौतियों को लेकर शिक्षा देने का काम कर रहा है और बच्चों को किस तरीके से अपने जीवन में सफल हो सके और समाज में सम्मान प्राप्त कर सके और देश के उत्थान में, उन्नति में अपना योगदान दे सके। इसलिए इस युवा पीढ़ी को तैयार करने का काम एक अध्यापक का होता है और अध्यापक उसी को लेकर अपने उत्तरदायित्वों के साथ चलने का काम करता रहता है। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में आपको फिर बताऊंगा इसके अर्थ और परिभाषा के विषय में।